हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। देखो, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एस चंद के क्वेश्चन आंसर। जैसे कि आप जानते हो कि मैं ना एस चंद के सारे क्वेश्चन आंसर्स कराने वाला हूँ, जिसमें कि मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं एस चंद के। अगर अभी तक आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो अभी आई बटन पे जाके देखो। आई बटन पे वो सारी वीडियोज है जो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। ठीक है, हम लोग एस चंद के सारे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अपन का इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन का डिस्कशन होगा वो 31 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हुए अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है अपना, वो क्या है? डिस्क्राइब हाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कह रहा है कि डिस्क्राइब करो कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। यानी कि अगर डिस्टेंस कम होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच का तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर उन्हीं दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ा दिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है। एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F इज इक्वल्स टू M1 M2 भाई आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। डी इज द डिस्टेंस। अब भाई एक बात बताओ, फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है? डी पर डिपेंड कर रही है। तो मैं कह सकता हूं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डी स्क्वायर। यानी जो फोर्स होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी डिस्टेंस अगर कम होगा भाई फोर्स में फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा मेरे भाई फोर्स पे फर्क पड़ेगा। तो भाई वो बोल रहा है कि किस तरीके से फर्क पड़ता है, तो यह समझाने की कोशिश की गई है। इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, अगर कोई भी दो बॉडी है उनके बीच का डिस्टेंस हम डबल कर दें। मान लो पहले रखी थी 2 मीटर दूर, अब उनको रख दिया गया 4 मीटर दूर। या मान लो पहले रखी हुई थी 3 मीटर दूर, अब उनको रख दिया गया 6 मीटर दूर। तो वही बात कर रहा है कि सेम ऑब्जेक्ट है, बस जो उनका पहले डिस्टेंस था उससे डबल कर दिया गया है, डिस्टेंस दूर रख दी गई है। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो बोल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/4। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दो। समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। मान लो M1 मास की बॉडी है, यहाँ M2 मास की बॉडी है, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लो भी D। कितना है? D। अब आपने इन्हीं दो बॉडी को M1 और M2, लेकिन इस बार डिस्टेंस को बढ़ा दिया, डिस्टेंस कर दिया 2D। यानी कि पहले यहाँ थी अब दूर रख दी। ठीक है, 2D कर दिया। तो क्या फर्क पड़ेगा? तो मेरे भाई जितनी भी फोर्स इस टाइम पर होगी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जितनी फोर्स अभी होगी इसके डबल करते ही फोर्स 1/4 हो जाएगी। यानी फोर्स कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ा, फोर्स कम होगी। और कितनी कम होगी? वो कम इस कितनी होगी जितना आपने डिस्टेंस को डबल किया है। तो डबल किया है क्योंकि आप देख पा रहे हो इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस हो गया 2 टाइम्स, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो फोर्स किस पर डिपेंड कर रही है? डिस्टेंस के स्क्वायर पर। तो डिस्टेंस को डबल करोगे तो फोर्स हो जाएगी 1/4, डिस्टेंस को ट्रिपल करोगे तो फोर्स हो जाएगी 1/9, डिस्टेंस को 4 टाइम्स करोगे फोर्स हो जाएगी 1/16। क्लियर हुआ मेरे भाई? समझ आया अच्छे से? हाँ, अगर आपका दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे और ज्यादा पास ले आओ। यानी मान लो पहले 2 मीटर दूर थे, अब 1 मीटर दूर कर दिए। या मान लो पहले 10 मीटर दूर थे, 5 मीटर ही दूर कर दिए। तो अगर आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया, अगर आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया? हाफ कर दिया, तो मेरे भाई बिल्कुल फोर्स बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट जितने पास होते हैं फोर्स उतनी बढ़ती है। तो इस केस में क्या होगा? अगर आपने डिस्टेंस को हाफ किया, डिस्टेंस को क्या किया? हाफ किया, तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो यहाँ वही बताया, इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर दोगे तो आपकी जो फोर्स है 1/4 हो जाएगी। यानी कि कंक्लूजन ये निकला कि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है कम होती है, और जैसे जैसे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ती है। और किस तरीके से कम ज्यादा होती है? आप जितना भी आपने डिस्टेंस किया, चाहे 2 टाइम्स किया, चाहे 3 टाइम्स किया, चाहे 4 टाइम्स किया, उसके स्क्वायर पे, उसका स्क्वायर। यानी कि अगर मान लो डिस्टेंस 4 टाइम्स हुआ तो जो फोर्स है वो कम हो जाएगी 1/16। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, what happened to the gravitational force between two objects when the distance between them is doubled? सेम क्वेश्चन है, दूसरे मेथड से पूछता है। जो मैं अभी समझाया वही वाली बात है कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या फर्क पड़ेगा अगर उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया जाए। तो अभी भी तो बताया 1/4 टाइम्स हो जाएगी। तो वही लिखा कि इफ वी डबल द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 1/4। क्लियर ना किस तरीके से हो गया? एक बार फिर से बता देता हूँ, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब आप डी की वैल्यू कितनी रख रहे हो? 2, क्योंकि आपने कितना किया? डिस्टेंस को 2 टाइम्स किया है। तो जो फोर्स है वो कितनी हो गई? 2d का स्क्वायर।
तो 2d² क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ पीछे, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4d², 1/4। तो पहले से कितनी हो गई, 1/4 टाइम्स कम हो गई फोर्स। सेकंड बोला है कि अगर हाफ कर दे तो क्या हो जाएगा, तो इफ वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम 4 टाइम्स। अगर आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स 4 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है मेरे भाई, ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है स्टेट टू एप्लीकेशंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसकी कोई भी दो एप्लीकेशन बताइए। तो सिंपल है, दो एप्लीकेशन क्या क्या है। पहली एप्लीकेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द मासेस ऑफ सन, द अर्थ एंड द मून एक्यूरेटली। जो ये प्लैनेट्स होते हैं ना, इनका जो मास होता है वो हम वहां जाके तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, सन के पास जाके तो मास कैलकुलेट किया नहीं है। तो जो इनका मास कैलकुलेट होता है प्लैनेट्स वगैरह का, वो किसकी हेल्प से होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से ही होता है। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प इन डिस्कवरिंग न्यू स्टार्स एंड प्लैनेट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हेल्प करता है नए स्टार और प्लैनेट्स को डिस्कवर करने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एक्सप्लेन व्हाई इफ अ स्टोन हेल्ड इन आवर हैंड इज रिलीज इट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी स्टोन को रिलीज कर दें, अपने हाथ से छोड़ दें, तो वो नीचे की तरफ क्यों जाता है, अर्थ की तरफ क्यों जाता है। तो इसका आंसर क्या है, दिस इज बिकॉज द अर्थ एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड ग्रेविटी ऑन द स्टोन एंड पुल इट डाउन। ठीक है, तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्थ क्या लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अर्थ की ग्रेविटी होती है जिसकी वजह से कोई भी स्टोन नीचे फॉल करता है अर्थ की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको न्यूमेरिकल है, इसमें बोला गया कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करना है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास है 50 केजी, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 50 केजी। एक और ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 120 केजी। ठीक है, और डिस्टेंस है उन दोनों के बीच का 10 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। तो बताओ उन पर क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी। एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी जो कि अट्रैक्टिव होगी, तो क्या लगेगी, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या होता है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू होता है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। यहां मैं ध्यान से बता दूं, एम क्या है, कैपिटल एम अर्थ का मास, स्मॉल एम क्या है, ऑब्जेक्ट का मास जिस ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, डी क्या है आपका, डी है आपका रेडियस ऑफ अर्थ। या फिर अगर दो ऑब्जेक्ट की बात हो रही है तो कैपिटल एम क्या हो जाएगा, अर्थ की जगह कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट वन। अर्थ की जगह क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट वन, और ये कोई ऑब्जेक्ट टू। आर क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, आर क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास है 50 केजी, एक का मास है 120 केजी। तो देखो कैपिटल एम की जगह आ गया 50 केजी, स्मॉल एम की जगह आ गया 120 केजी, दोनों मास लगा दिए। जी की वैल्यू हम सब जानते हैं, कांस्टेंट होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। डी स्क्वायर यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, और दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो है आपका 10, तो 10 का स्क्वायर। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, अब सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन में क्या होगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 6.67 आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 50 इंटू 12। ठीक है, और फिर आप इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई है कितना हो जाएगा, 12 5 जा 60 और 2 जीरो ये आ गए, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो आपका 6.67 10⁻11 मल्टीप्लाई बाई 60 यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 60। ठीक है मेरे भाई, इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 4.02 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन। आपको ये तो सॉल्व करना आते ही होगा, थोड़ा सा हिंट और दे देता हूँ। देखो 6.67 है, 10⁻⁻11 है। ठीक है, यहाँ से 2 जीरो और दे दो तो कितना हो जाएगा, 667 इंटू 60 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, तो आप आगे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वैसे सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 4.02 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is the force of gravity on a body of mass 150 kg lying on the surface of earth? अब बात कर रहा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितनी होगी उस बॉडी पर जिसका मास है 150 केजी, लाई कर रहा है अर्थ पर। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, दो ऑब्जेक्ट थे, इसमें से एक ऑब्जेक्ट 150 केजी का था, एक ऑब्जेक्ट 20 या जो भी केजी का था। तो इस बार जो एक ऑब्जेक्ट है वो तो है आपकी अर्थ, और एक ऑब्जेक्ट आपको ये बोला गया जो कि सरफेस पर रखा गया 150 केजी का। ठीक है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ
कैपिटल एम की जगह क्या आ जाएगा यार, जो ऑब्जेक्ट का मास आता है किसी भी अदर ऑब्जेक्ट का, वहां अर्थ का मास आ जाएगा। तो फिर से वही फॉर्मूला, F इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, where g is the gravitational constant, m is the mass of earth, small m is the mass of an object, r is the distance between them। क्लियर है मेरे भाई, वैल्यू पुट कर दो 6.6 into 10 to the minus 11, g की वैल्यू आ गई। कैपिटल एम यानी अर्थ का मास होता है 6 into 10 to the power 24, यहाँ गिवन भी है 6 into 10 to the power 24 kg, ये क्या हो गया आपका मास ऑफ अर्थ। ठीक है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है 150 kg और रेडियस। अब देखो जब अर्थ के सरफेस पे कोई चीज रखी है, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझाया था, काफी चीज पूछते भी है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ये कैसे हो जाता है। देखो मान लो ये अर्थ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ये डिस्टेंस जो होता है ना किन्हीं भी दो बॉडी का, वो होता है सेंटर टू सेंटर। क्या होता है? सेंटर टू सेंटर। अब आप कहोगे कि भैया अर्थ के सरफेस पे तो ऑब्जेक्ट रखा है, तो वो तो चिपका हुआ है, उससे दूर कहाँ रखा है? तो मेरे भाई वो भले ही चिपका हुआ है, तो डिस्टेंस भेजा हुआ अर्थ के सेंटर से होगा, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसे बोलेंगे दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी दो ऑब्जेक्ट, यानी कि जब अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या ले लिया जाता है? रेडियस ऑफ अर्थ। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया रेडियस ऑफ अर्थ क्यों ले लेते हैं। ठीक है, तो जब इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो अपन को जो वैल्यू मिलेगी फोर्स की, वो कितनी मिलेगी? 1472 न्यूटन। ठीक है, वैसे मैं देखो कैलकुलेशंस नहीं कर रहा हूं, अगर आप लोगों को लगता है कि सर आपको कैलकुलेशंस भी थोड़ी सी दिखा देनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं साइड में आपको कैलकुलेशंस भी करके दिखा दिया करूंगा, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कह रहा है द मास ऑफ सन इज 2 into 10 to the power 30 kg, मास ऑफ सन दिया हुआ है, एंड द मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 kg। देखो सन का मास दिया हुआ है और अर्थ का मास दिया हुआ है। इफ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.5 to 10 to the power 8 किलोमीटर, और आपको सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी दे दिया गया है। पूछता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन देम। फिर से वही क्वेश्चन है, रिपीट। पहले क्या थे? दो ऑब्जेक्ट थे, दूसरी बार क्या था? एक ऑब्जेक्ट था अर्थ पर रखा था, इस बार अर्थ और सन है। तो देखते हैं कि क्या क्या है। वही सेम डिस्टेंस गिवन है आपको, किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 1.5 into 10 to 8 किलोमीटर है, इसे मीटर कन्वर्ट कर लेंगे। मीटर कन्वर्ट करना आपको आता ही होगा, 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। अगर किलोमीटर है तो क्या करते हैं? 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना बन जाएगा? 1.5 into 10 to the power 8 ये, और ये है आपका 10 to the power 3। कितना है ये? 10 to the power 3। तो ऐड हो जाती है अगर बेस सेम हो तो पावर्स, तो 8 plus 3 कितना हुआ? 10 to the power 11 मीटर। ठीक है, तो आपका ये किलोमीटर कन्वर्ट हो गया मीटर में। ओके, मास ऑफ सन केजी, ऐसा यूनिट मास की केजी होती है, गिवन है। फोर्स निकालनी है तो वैल्यू पुट कर दो। देखो जी की वैल्यू पुट कर दी 6.6 into 10 to the power -11। एक ऑब्जेक्ट का मास चाहे सन का चाहे अर्थ का लगा दो, ये लगा दिया उन्होंने अर्थ का 2 into 10 to the power 30 kg। ठीक है, सन का लगा दिया, फिर अर्थ का लगा दिया 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन था 1.5 into 10 to the power 11 मीटर, क्योंकि मीटर में बात करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस लगा दिया इसका स्क्वायर। तो जब वैल्यू को सॉल्व किया गया, कैलकुलेशंस की गई, तो आपको मिल जाएगा 3.57 into 10 to the power 22 न्यूटन। कितना मिल जाएगा मेरे भाई? 3.57 into 10 to the power 22 न्यूटन। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको इस कैलकुलेशन में दिक्कत आती है इसे सॉल्व करने में, तो मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, फिर मैं आपको कैलकुलेशन भी साथ में दिखा दूंगा। क्लियर है मेरे भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं। 37 हो गया 38 की तरफ। हाँ, 38 क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन है, कोई पत्थर है, उसे फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड, यानी ऊपर की तरफ फेंका गया। ठीक है, इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट इन 3 सेकेंड। अब एक बात, तो आप किसी चीज को फेंकोगे तो ऐसा तो नहीं बादलों में चली जाए, वो कुछ दूर तक जाती है। हो सकता है इतनी दूर तक जाए, हो सकता है इतनी दूर तक जाए, वो डिपेंड करता है कितनी जोर से फेंका है। हो सकता है थोड़ा सा फेंको तो यहीं तक जाएगी, थोड़ा सा और फेंको तो यहाँ तक जाएगी। तो कितनी हाइट तक जाएगा वो डिपेंड करता है आपने कितनी तेजी से फेंका है। तो जो स्टोन है उसकी एक मैक्सिमम हाइट होती है, हर किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि फेंका तो ये एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर क्या करेगा? वो वापस से नीचे आ जाता है। तो वही कह रहा है कि वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया 3 सेकंड में। कितना टाइम लिया मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में? 3 सेकंड। उसका जो एक्सीलरेशन था स्टोन का, वो 914 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स द ग्राउंड। ठीक है भाई, एक स्टोन है, एक क्या है? स्टोन है, इसको ऊपर फेंका गया। ठीक है, उसके अंदर एक्सीलरेशन कितना था? 900 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद व्हिच इट वाज थ्रोन अपवर्ड। तो बताओ कितनी स्पीड से फेंका होगा? कितनी स्पीड से फेंका होगा कि वो 3 सेकंड में अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? 3 सेकंड में कहां पहुंची अपनी
मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। तो कितनी स्पीड से फेंका गया हुआ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना। देखो आप लोग को अच्छे से याद होगा, जब भी मोशन के टाइम पे किसी की स्पीड अगर बढ़ रही है तो क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो रहा है। या कह लो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो तो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है पॉजिटिव। एक्सीलरेशन आपका कैसा होता है मेरे भाई, पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने ब्रेक लगाई और आपकी गाड़ी धीरे धीरे रुक रही हो, यानी पहले तेज चल रही थी, स्लो होती आ रही, स्लो होती आ रही, स्लो होती आ रही है, यानी अगर आपकी स्पीड घटती जा रही है तो आपका एक्सीलरेशन होता है नेगेटिव। एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, नेगेटिव। अब मुझे ध्यान से बताना, जब आप पत्थर को ऊपर फेंकते हो तो पत्थर की स्पीड बढ़ती आती है, कम होती आती है। हो सकता है आपने फेंका, स्पीड ज्यादा होगी, धीरे स्पीड कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया पत्थर कहेगा मैं इससे ऊपर नहीं जा सकता, यही रुकूंगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, नीचे। तो स्पीड क्या होती है, कम। तो याद रखना यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हम लेंगे वो लेंगे नेगेटिव। क्लियर है। हाँ, अगर आपने पत्थर को ऊपर से फेंका होता तो क्या होता, ऊपर जो स्पीड उससे ज्यादा नीचे होती, उससे ज्यादा नीचे होती, उससे ज्यादा नीचे होती, यानी एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, स्पीड बढ़ती तो एक्सीलरेशन आपका होता है पॉजिटिव। तो आपको देखो बच्चों क्या याद रखना है मेरे भाई, आपको याद ये रखना है कि जब भी आपका एक्सीलरेशन हो रहा हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी या टुवर्ड्स द अर्थ तो आपका एक्सीलरेशन होता है पॉजिटिव। और जब भी आप अर्थ से दूर जा रहे हो या अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका एक्सीलरेशन होता है नेगेटिव। क्लियर है मेरे भाई। तो यहाँ पर जी की जो वैल्यू लेनी है यानी एक्सीलरेशन लेना है वो क्या लेना है, नेगेटिव। ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि एक बात बताओ, फेंका, वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया। तो जब बंदा मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, जो स्टोन है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, मतलब क्या हो गया, इस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, इससे ऊपर तो जा नहीं रहा, रुक गया ना। मतलब बहुत कम समय के लिए रुकता है फिर नीचे आ जाता है, लेकिन रुका तो सही ना। तो आपका v कितना हो गया, जीरो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। एक्सीलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गया ना, माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपकी स्पीड कम होती जा रही है। या ऐसे बोल दो कि फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, मोशन कर रहे हो आप ऊपर की तरफ। अगर आप फोर्स के डायरेक्शन में ही मोशन करो तब लिया जाता है एक्सीलरेशन पॉजिटिव। अगर आप क्या करो, फोर्स के अपोजिट जाओ, फोर्स के क्या जाओ मेरे भाई, अपोजिट जाओ, तो एक्सीलरेशन लेते हैं नेगेटिव। तो जी की वैल्यू -9.8, टाइम लगा 3 सेकंड। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया v इक्वल टू यू प्लस जी टी। वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू g पुट कर, v की वैल्यू जीरो, u की जगह u एज इट इज, क्योंकि u तो कैलकुलेट करना है। g की वैल्यू -9.8, t की वैल्यू 3। सॉल्व कर लेते हैं। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9.8 इंटू 3 29.4। ये लेफ्ट, ये राइट में, राइट से लेफ्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो u की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 29.4 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्टोन फेंका गया था वो 29.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया था, इसीलिए सिर्फ 3 सेकंड में ही मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। अगर और ज्यादा स्पीड से फेंका जाता तो हो सकता है वो और ऊपर तक जाता, और ज्यादा स्पीड से फेंका जाता तो वो और ऊपर जाता। क्लियर है मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 क्या कर रहा है, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ बिल्डिंग। अब स्टोन को फॉल किया बिल्डिंग से एंड रीचेस द ग्राउंड 2.5 सेकंड लेटर। 2.5 सेकंड पे ग्राउंड पे पहुंच गया। हाउ हाई इज द बिल्डिंग, कितनी बिल्डिंग की हाइट होगी, एक बात बताओ मेरे भाई। बिल्डिंग की जितनी हाइट होगी उतना ही तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा स्टोन ने, क्योंकि मान लो स्टोन बिल्डिंग के ऊपर से फेंका तो स्टोन जब चलते आएगा चलते आएगा चलते आएगा नीचे आएगा, तो जितनी बिल्डिंग की हाइट होगी उतने वो डिस्टेंस चलेगा। मान लो वो चला 10 मीटर, तो भैया बिल्डिंग 10 मीटर की होगी तो 10 मीटर चला, फिर नीचे जमीन आ गई। अगर बिल्डिंग होती 50 मीटर की तो 50 मीटर चलता, बिल्डिंग होती 100 मीटर की तो 100 मीटर का डिस्टेंस चलता। तो समझ रहे हो ना। तो डिस्टेंस जितना भी चलेगा जो ये स्टोन है उतनी ही बिल्डिंग की क्या होगी मेरे भाई, हाइट होगी। ठीक है, तो वही पूछा गया। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, क्यों जीरो, क्योंकि ड्रॉप किया है। क्या किया है उसने, ड्रॉप किया गया है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू देखो। अब एक बात बताओ, नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो जी की वैल्यू क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव। टाइम कितना लिया ऊपर से नीचे आने में, टाइम लिया गया 2.5 सेकंड। हाइट निकालनी है, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। याद आ गया s निकालने का तरीका। ठीक है, तो वही किया यहाँ पे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यू की वैल्यू क्या लगा दी, जीरो। टाइम की जगह क्या लगा दिया मेरे भाई, 2.5, क्योंकि टाइम की बनता, प्लस हाफ 9.8, जी की वैल्यू टाइम का स्क्वायर यानी 2.5 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व किया, जीरो इंटू 2.5, ये तो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो हो गया, प्लस हाफ 9.8, जब 2 का डिवाइड दिया 9.8 में तो सॉल्व करके आया 4.9। आगे मल्टीप्लाई 2.5, 2.5 इसका स्क्वायर था तो खोल दिया, 2.5 का स्क्वायर मतलब क्या, 2.5 इंटू 2.5,
ठीक है, जब तीनों को मल्टीप्लाई किया गया तो आया 30.625 मीटर। यानी कि जो स्टोन चला बिल्डिंग के टॉप से नीचे तक वो कितना चला, 30.625 मीटर चला, यानी बिल्डिंग भी इतनी ही लंबी थी, 30.625 मीटर। क्लियर है मेरे भाई? तो ये आपके 10 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी सजेशन देना हो मेरे को, तो मेरे भाई आपके लिए मोस्ट वेलकम है, क्योंकि मेरा भी बहुत छोटा सा चैनल है, तो आपका फीडबैक या आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। ठीक है, तो जो भी सजेशंस हो मेरे भाई या जो भी फीडबैक हो, मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बोलना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।